हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। इस वीडियो के माध्यम से आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। पूरा वीडियो देखिए, स्पेशली आर्ट स्टूडेंट जरूर इस वीडियो को देखें और साइंस स्टूडेंट तो देखें ही देखें। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आप शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बजट वर्ष 2020-21 के अनुसार भारत में दुग्ध उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य वर्ष कितना है? तो ए ऑप्शन है 2022, बी ऑप्शन है 2024, सी ऑप्शन है 2025, डी ऑप्शन है 2030। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बजट वर्ष 2020-21 के अनुसार भारत में दुग्ध उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य 2025 है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2020 को केंद्रीय बजट 2020-21 संसद में पेश किया था। इस बजट में वर्ष 2024 से 25 तक मत्स्य निर्यात को 1 लाख करोड़ तक पहुंचाने का तथा वर्ष 2022-23 तक देश में 200 लाख टन मत्स्य उत्पादन का लक्ष्य है। वहीं दूध प्रसंस्करण क्षमता अथवा दुग्ध उत्पादन को वर्ष 2025 तक 53.5 मिलियन टन से दोगुना कर 108 मिलियन टन के स्तर पर पहुंचाने का लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। यकृत भूरे लाल रंग की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो उदर के ऊपर मध्य पट के नीचे पसलियों के पास स्थित होती है। उदर का मतलब पेट, आपका स्टमक। एक स्वस्थ व्यक्ति के यकृत का भार लगभग 1.3 किलोग्राम होता है। यकृत ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज का संचय करता है। क्वेश्चन याद रखिएगा, यकृत ग्लूकोज का संचय ग्लाइकोजन के रूप में करता है, पित्तरस का निर्माण करता है तथा शरीर की अनेक उपापचयी क्रियाओं जैसे भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थों को तोड़ना, जोड़ना अथवा आवश्यकता अनुसार स्वरूप परिवर्तित करना आदि को पूरा करता है। अगला क्वेश्चन है, फिरोज शाह कोटला मैदान का नया नाम क्या है? तो फिरोज शाह कोटला मैदान का नया नाम अरुण जेटली स्टेडियम है। दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ ने 27 अगस्त 2019 को फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर पूर्व अध्यक्ष अरुण जेटली के नाम पर रखने का फैसला किया था। अब इस स्टेडियम को अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। पूर्व वित्त मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अरुण जेटली का 24 अगस्त 2019 को लंबी बीमारी के चलते दिल्ली में निधन हो गया था। उन्हीं के सम्मान में इस स्टेडियम का नाम परिवर्तित किया गया है। अरुण जेटली भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के उपाध्यक्ष तथा वर्ष 1999 से 2013 तक DDCA के अध्यक्ष भी रहे थे। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति किस नाम से मनाई जाती है? तो ए ऑप्शन है पोंगल या संक्रांति। तो इसका बिल्कुल सही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति पोंगल या संक्रांति के नाम से मनाई जाती है और पोंगल त्यौहार है तमिलनाडु में भी मनाया जाता है। पोंगल तमिल हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। ये प्रतिवर्ष 14-15 जनवरी को मनाया जाता है। वहीं 14 जनवरी का दिन उत्तर भारत में मकर संक्रांति के नाम से मनाया जाता है, लेकिन गुजरात तथा महाराष्ट्र में इस पर्व को उत्तरायण कहते हैं, जबकि यही दिन आंध्र प्रदेश, केरल तथा कर्नाटक में पोंगल या संक्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन एकल खिताब 2020 किसने जीता? तो ये नोवाक जोकोविच ने जीता था। टेनिस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का आयोजन 20 जनवरी से 2 फरवरी 2020 तक मेलबर्न में किया गया था। इस प्रतियोगिता का पुरुष एकल खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता था, जो कि सर्बिया के हैं, और इन्होंने डोमिनिक थियम ऑस्ट्रिया को हराकर जीता था। यह नोवाक जोकोविच द्वारा जीता गया 17वां ग्रैंड स्लैम था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। अप्सरा रिएक्टर का परिचालन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के ट्रॉम्बे मुंबई में स्थित परिसर में अगस्त 1956 में प्रारंभ हुआ था। अप्सरा रिएक्टर के डिजाइन की परिकल्पना भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा द्वारा वर्ष 1955 में की गई थी। स्वदेशी प्रयासों से निर्मित अप्सरा रिएक्टर को 20 जनवरी 1957 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र को समर्पित कर इसे अप्सरा नाम दिया था। ईंधन के रूप में संवर्धित यूरेनियम का प्रयोग करने वाले इस रिएक्टर की तैनाती से देश में रेडियो आइसोटॉप्स का उत्पादन प्रारंभ हुआ था। इस रिएक्टर की अधिकतम ऊर्जा क्षमता 1 मेगावाट थी। अप्सरा रिएक्टर को वर्ष 2009 में बंद कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा के स्रोत हैं। तो सौर ऊर्जा का स्रोत सूर्य का नाभिकीय संलयन होता है। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य हाइड्रोजन गैस का एक विशाल ढेर है और इसमें अत्यधिक उच्च ताप होता है। सूर्य को एक बड़ी
ताप नाभिकीय भट्टी माना जा सकता है, जहां हाइड्रोजन परमाणु हीलियम परमाणुओं में निरंतर संलयित होते रहते हैं। इन संलयन अभिक्रियाओं के दौरान द्रव्यमान की हानि होती रहती है और ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है। सूर्य में होने वाली मुख्य नाभिकीय अभिक्रिया जो ऊर्जा को विशाल मात्रा में निर्मुक्त करती है, 4 हाइड्रोजन परमाणु नाभिकों का संलयन है, जिससे हीलियम परमाणु का बड़ा नाभिक बनता है। अर्थात 4H1 नाभिकीय संलयन सूर्य के अंदर, तो 4He2 2 इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज करके ऊर्जा की विशाल मात्रा प्रोड्यूस करता है। अतः हाइड्रोजन की नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं सूर्य की ऊर्जा अथवा सूर्य ऊर्जा की मुख्य स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया है? तो भारत के तमिलनाडु राज्य में सभी छतों पर, घर की जितनी भी छतें हैं वहाँ पर बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया है। तमिलनाडु में सर्वप्रथम भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए प्रत्येक घर अपना भवन की छत पर बारिश के पानी के संग्रहण को अनिवार्य कर दिया गया था। तमिलनाडु ने इसे वर्ष 2001 में शुरू किया था। जल का संग्रहण एक सरल और पुराना तरीका है जो स्वयं के पानी की आवश्यकता को पूर्ति करता है। तमिलनाडु में कोई भी इमारत जल संग्रहण संरचना के बगैर नहीं बनाई जा सकती। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में कब्रगाह में आदमी के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले थे? तो रोपड़ जगह पर कब्रगाह में जो कब्र होती है उसमें आदमी के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले थे। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं से भी अधिक उन्नत थी। रोपड़ भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जो पंजाब में सतलज नदी के तट पर स्थित है। रोपड़ की खुदाई वर्ष 1953 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा करवाई गई थी, जहां से तांबे की कुल्हाड़ी तथा कब्रगाह में आदमी के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है, मगध पर शासन करने वाला प्रथम शासकीय वंश कौन सा था? तो वो था हर्यक वंश। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जिन 16 महाजनपदों का उदय हुआ उनमें मगध सबसे शक्तिशाली था। मगध पर शासन करने वाला प्रथम शासकीय वंश हर्यक वंश था, जिसका पहला शासक बिंबिसार था तथा इनकी राजधानी गिरिब्रज या राजगृह थी। उदयन हर्यक वंश का अंतिम शासक था। हर्यक वंश के बाद मगध पर क्रमशः शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश तथा शुंग वंश ने शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, पाल शासक धर्मपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने करवाई थी। पाल वंश की स्थापना बौद्ध धर्म के अनुयायी गोपाल ने 750 से 770 ईस्वी में की थी। इसके पश्चात धर्मपाल ने 770 से 810 ईस्वी के शासनकाल में कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूटों में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, जिसमें धर्मपाल विजयी हुआ। धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई तथा नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार कराया। धर्मपाल ने ही सोमपुर में बौद्ध विहार का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो नसरुद्दीन का प्रधानमंत्री था। बलबन ने 1248 से 1265 तक इल्तुतमिश के पुत्र नसरुद्दीन महमूद के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। नसरुद्दीन महमूद ने संपूर्ण शक्ति बलबन को प्रदान कर दी थी, जो 40 अमीरों के दल का प्रमुख नेता था। प्रधानमंत्री के रूप में बलबन का कार्य राजनीतिक स्थिरीकरण करना था। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय करने का मिशन किसे सौंपा था? तो मालिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण विजय करने का मिशन सौंपा था। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1300 ईस्वी तक था। खिलजी वंश का शासक था, जिसने 1294 में देवगिरी पर आक्रमण किया और अपार धन संपत्ति प्राप्त की। मलिक काफूर उसका ही सेनापति था, जो अलाउद्दीन खिलजी की गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया था, जिससे उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारतीय अभियान का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया था। मलिक काफूर का दक्षिण भारत विजय अभियान क्रमशः इस प्रकार है: देवगिरी, वारंगल, द्वारमुद्र, मालाबार, मदुरै। इन अभियानों में सफलता के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को अपने साम्राज्य में मलिक नायाब नियुक्त कर दिया था। तो ये थे हमारे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर व्याख्या के साथ। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइए। लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे वीडियो टाइम से कम आ पाते हैं। कोई
जब हमें सूटेबल होता है तब हम वीडियो अपलोड कर देते हैं, पर कंटेंट पे फोकस कीजिएगा। हमारी कुछ पर्सनल इश्यूज़ हैं, इस वजह से हम टाइमली वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पाते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और अपनी तैयारी को आप बूस्टअप कर सकें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए।